सभी साथियों को नमस्कार। स्वामी विवेकानंद कॉम्पिटिशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन पोर्टल पर चल रही इंग्लिश की क्लास में मैं BR कुमावत आपका स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड के लिए इंग्लिश का पेपर। सेकंड ग्रेड में जो अपना इंग्लिश का मेन पेपर है उस संपूर्ण पेपर की तैयारी हम इस क्लास में करेंगे। देखिए दोस्तों, अब तक हमारे दिलो दिमाग पर पिछली परीक्षा का काफ़ी दबाव व तनाव रहा। हमें अब उस दबाव व तनाव से मुक्त होकर के और अब उस सफलता की तरफ अग्रसर होना है जो काफ़ी समय से हमारी प्रतीक्षा कर रही है। कोई भी काम करते हैं तो उसको की शुरुआत करने का एक विधिवत तरीका होता है और उसको सुचारू ढंग से संपन्न करने का एक विधिवत तरीका होता है। उस विधिवत तरीके को हमें प्राप्त करना है। एक बार आश्वस्त हो जाएं आप कि एक ये लंबी यात्रा होगी जिसमें हम साथ साथ पूरी मेहनत करेंगे, हमारी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। एक कहावत है, थिंक ऑफ द होल एंड एग्जीक्यूट पार्ट टू पार्ट। कोई काम को सफल तरीके से करने के लिए संपूर्ण के बारे में विचार पहले करो और पार्ट बाय पार्ट उसकी शुरुआत करो, उसको एग्जीक्यूट करो, क्रियान्वित करो। जैसे दोस्तों हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो फिर उसके संपूर्ण पर विचार पहले करते हैं, संपूर्ण बिल्डिंग के ऊपर कि ये बिल्डिंग कैसी बनानी है, हमें किस प्रकार की बिल्डिंग बनेगी, विचार पहले करते हैं पूरी के ऊपर, अर्थात हम उसका मैप तैयार करते हैं पहले और उसके बाद में बेसिस से उसकी हम शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, आज हमारी तैयारी का, हमारी इस लंबी यात्रा का मैप हम यहाँ पर तैयार करते हैं। हमें देखना है कि कितनी लंबी यात्रा हमें करनी है और इस यात्रा में किस प्रकार की चुनौतियाँ हमारा मार्ग अवरुद्ध कर सकती हैं। इन सब बातों के ऊपर हमें पहले ही विचार कर लेना है। तो आइए आज हम चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं चैलेंजेस कौन कौन से आ सकते हैं हमारे सामने इस तैयारी में। ये एक लंबी तैयारी, हमारी लंबी यात्रा है और इस यात्रा में कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं। पहले तो यही चुनौती है कि एक लंबी यात्रा है। मैं लंबी यात्रा क्यों कहता हूं इसको, क्योंकि इस परीक्षा की तैयारी करने के बाद में विशेष तौर से ग्रामेटिकल प्रॉब्लम हमारे सामने कुछ भी नहीं रहेगी। इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स आज तक जितने चले हैं वो सारे अपनी इस परीक्षा के कोर्स में पहले से ही डिटरमाइंड हैं। तो हम देखेंगे कि लंबी यात्रा है, उसके अलावा हमारे सामने और कौन कौन सी चुनौती हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक पॉइंट हमारे दिमाग में आता है पॉलिटिकल नेपोटिज्म, जो हमें बहुत ज़्यादा कुप्रभावित करता है। हम जी तोड़ मेहनत करते हैं और ये पॉलिटिकल नेपोटिज्म हमें पीछे धकेलने की कोशिश करता है। हमारे कुछ एक प्रतियोगी बंधु हैं, उनको अनुचित फेवर मिल जाता है। परीक्षा संपन्न होते ही या परीक्षा संपन्न होने से पहले पेपर आउट होने की अफवाहें चलती हैं, कई बार पेपर आउट होने की पुष्टि भी होती है। ये बातें वास्तव में हमें कुप्रभावित करती हैं। तो ऐसे में और दूसरा देखते हैं, एक पॉइंट और कौन सा है, फॉल्टी पेपर सेटिंग। वास्तव में हमारे प्रदेश में देखा जाए तो इंग्लिश का कोई भी पेपर हो किसी भी एग्जाम का, तो इसकी जो सेटिंग है वो फॉल्टी है। अगर फॉल्टी पेपर सेटिंग नहीं होगी तो क्वेश्चन गलत क्यों हो जाता है। हम अच्छी किताबों से तैयारी करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, उसके बाद में एग्जाम एजेंसी को क्वेश्चन हटाने पड़ते हैं। वो क्यों? एग्जाम एजेंसी की खुद की खामे के कारण, क्योंकि पेपर सेटिंग फॉल्टी है, पेपर एक्सपर्ट के द्वारा नहीं बनाया जा रहा है। और पेपर एक्सपर्ट के द्वारा नहीं बनाया जाता तो पेपर सेटर है कैसे ऑप्शन दे देता है और वो गलत हो जाते हैं, घटिया स्तर का मैटर दे देता है जिससे वो गलत हो जाते हैं। लेकिन हमें इस चुनौती का सामना करना है। किस प्रकार सामना करेंगे वो अभी हम विचार करेंगे। अगला पॉइंट है नो मेंशन रेफरेंसेस। सिलेबस तो सभी एग्जाम का हमें दिया जाता है, हमारी एग्जाम का भी सिलेबस दिया जाता है, बट ए सिलेबस कांट बी अकम्प्लिश्ड अंटिल द रेफरेंस बुक्स रिलेटेड टू इट आर मेंशन्ड देयर। जब तक रेफरेंस बुक्स को मेंशन नहीं किया जाता सिलेबस के नीचे कि ये कौन सी किताबों से ये पेपर बनेगा या कौन सी किताबें इस सिलेबस से संबंधित हैं, अगर ऐसे रेफरेंस बुक्स का नाम नहीं दिया जाएगा तब तक कि उस सिलेबस को कंप्लीट नहीं कहा जा सकता। हम न जाने कौन सी बुक से तैयार करते हैं, एग्जाम एजेंसी न जाने कौन सी बुक से पेपर बना देती है। ग्रामर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नॉलेज की ब्रांच है। ग्रामर में कंट्रोवर्सी ज़्यादा है। हमारी और एग्जाम एजेंसी
दोनों के बीच में ये तैयारी की हारमोनी नहीं बैठती, तैयारी की अच्छी सेटिंग नहीं बैठती, सामंजस्य नहीं बैठता। हमारे पास में जो किताबें हैं, हो सकता है पेपर सेटर के पास में वो नहीं हो, वो दूसरी किताब से बना। तो ये तय होना चाहिए पहले कि ग्रामर के कौन से कॉन्सेप्ट्स माने जाएंगे इस पेपर के लिए, अर्थात कौन सी पुस्तक से, कौन सी बुक से मान्य रहेंगी इस परीक्षा की तैयारी के लिए, वो तय नहीं है अपने पास में। और ये एक प्रकार से हमारी चुनौती है। अगला है पॉइंट ग्रामेटिकल ब्लंडर्स। ब्लंडर्स का मतलब अस्पष्टता, बहुत सी अस्पष्टताएं ग्रामर में है। ग्रामर में कंट्रोवर्सी ज़्यादा है, इसलिए अस्पष्टताएं आती हैं। हम किसी एक क्वेश्चन का आंसर दूसरा मानते हैं और एग्जाम एजेंसी दूसरा मान लेती है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम देखते हैं, ये ग्रामेटिकल ब्लंडर्स हैं। एक क्वेश्चन अपने पास में, सी इज वाइजर देन, अब आगे यहाँ आई आए या मी आई, आप कहोगे यहाँ पर मी आएगा सर, मैं कह दूंगा यहाँ पर आई आएगा, हम मी कर देंगे, एग्जाम एजेंसी आई मान लेगी। जबकि किताबों में आई भी दिया हुआ है, कहीं पर मी भी दिया, दोनों दिया हुआ है। हम कौन सा सही मानेंगे? ऑथेंटिक सोर्स की बात करें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखते हैं मी और आई हम दोनों देखने को मिलते हैं। यहां पर आना कौन सा चाहिए, यहां पर मी आए या आई आए, इस बात का फैसला करने के लिए हमें इस देन का पार्ट ऑफ स्पीच देखना पड़ेगा। ये देन यहां पर प्रीपोजिशन है, ये देन यहां पर प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद में, ठीक बाद में देखें तो पर्सनल प्रोनाउन है, वो वास्तव में अपने ऑब्जेक्टिव केस में रहता तो मी आना चाहिए। लेकिन किसी भी ट्रेडिशनल ग्रामर की बुक में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके नहीं बताया गया है, जिसकी वजह से ये एक ब्लंडर रह गया। हर कहीं पर मी लगाती है, हर कहीं पर आई लगाती है। ऐसा एक दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, 1 and 1, और यहाँ पर मेक्स आए टू हो या मेक टू हो, क्या आए। टीचर्स की अलग अलग धारणा है। कुछ एक कहते हैं यहाँ पर मेक आएगा क्योंकि 1 and 1 मिलकर के 2 हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। कुछ एक कहते हैं यहाँ पर मैक्स आएगा, ये मैथमेटिकल सेंस में ये सेंटेंस है। अब क्या पता किस प्रकार से एग्जाम एजेंसी कौन सी धारणा मान ले, क्या मान ले, इसका स्पष्ट उल्लेख हमारे पास में नहीं है। और वह क्यों नहीं है, इस पर हम अभी विचार करेंगे। एक क्वेश्चन जैसे यू आर द फर्स्ट मैन हैज एवर रिकॉग्नाइज्ड मी, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर दैट आएगा या हु आएगा। साफ साफ ये हमारे दिमाग में आता है कि मैन है, ये एक पर्सनल नाउन है, तो हु आ जाना चाहिए। हु और दैट दोनों यहाँ पर एक ही काम करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं। फिर भी विद्वानों का एक समूह कहता है यहाँ पर फर्स्ट आ गया पीछे, तो इसे दैट आता है। इस प्रकार के ग्रामेटिकल ब्लंडर्स अपने सब्जेक्ट में हैं और ये हमें परेशान करते हैं। ये जो चैलेंजेस हैं, ये हमारे सामने चैलेंजेस हैं, इनका निराकरण हमारे लिए सामने नहीं है। हम इनसे कैसे बचें, ये हमारे सामने नहीं है। इनसे बचने का मात्र एक ही तरीका है, मात्र एक ही उपाय है, और वो है अपनी तैयारी को अपग्रेड करना। ये देख लो कि इन चैलेंजेस में हमारे जो टोटल क्वेश्चंस 150 होंगे, उनमें 10% क्वेश्चंस अर्थात 15 क्वेश्चंस तो इन चैलेंजेस के पहले ही काट दो। अपनी तैयारी को इतना अपग्रेड करो कि ये चैलेंजेस हमें प्रभावित ना कर पाए। यही एक निवारण है इन चैलेंजेस का। 15 क्वेश्चंस पहले काट दो। ये मानो कि हमारे पास में 135 क्वेश्चंस हैं। ये 15 क्वेश्चंस आप पहले काट कर 135 में देखते हो कि हम कितना सही कर सकते हैं इस 135 में। अपने आप को इतना अपग्रेड करो कि एटलीस्ट आप 120 को क्रॉस कर जाओ, 120 से ऊपर मार्क्स लाओ, और 120 के ऊपर क्वेश्चंस आपके सही हों। अगर 120 के ऊपर आपने क्वेश्चन सही किए हैं तो मैं मानता हूं कि आपका जो सिलेक्शन है वो लगभग यहाँ पर सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए मित्रों, हमें ये देखना है कि जितने क्वेश्चन हमारे सही होते हैं उनमें से 15 क्वेश्चंस तो चैलेंजेस में चले जाएंगे। हो सकता है किसी को अनुचित फेवर मिल जाए, उसकी मेरिट हमसे ऊपर चली जाए। हो सकता है फॉल्टी पेपर सेटिंग के कारण कुछ क्वेश्चन हटाने पड़ जाएं। हो सकता है कि ये कोई अपने जो रिसोर्स बुक्स हैं उनमें और एग्जाम एजेंसी की रिसोर्स बुक्स में कोई डिफरेंस आ जाए, जिस कारण 1-2 क्वेश्चन चला जाए हमारा। हो सकता है ग्रामेटिकल ब्लंडर्स के कारण 1-2 क्वेश्चन चले जाए। तो हमें इनके निवारण के रूप में हमें मात्र इतना करना है कि हमें अपने तैयारी को अपग्रेड करना है। जितने जैसे आज तक तैयारी कर रहे थे हम,
उतने से काम नहीं चलेगा। अब उस तैयारी को हमें काफ़ी अपग्रेड करते हुए आगे चलना है। तो देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं सिलेबस की मुख्य बातें, और उससे पहले भी हम देखते हैं कि देखिए ग्रामेटिकल ये ब्लंडर्स क्यों आते हैं, ये हमारे सामने ग्रामेटिकल कंट्रोवर्सीज क्यों हैं, इसके ऊपर हम विचार करते हैं। देखिए सबसे आज ही विचार कर लेते हैं, आगे हमारी क्लास में इस प्रकार के विचार नहीं होंगे। सिलेबस में पहुंचने से पहले हम इन बिंदुओं पर विचार करें कि दो प्रकार की ग्रामर होती है, 2 टाइप्स ऑफ ग्रामर। इनमें एक ग्रामर है ट्रेडिशनल ग्रामर, जो ग्रामर है बिफोर 1945, यहां तक की, इस समय तक की ग्रामर है ट्रेडिशनल ग्रामर, और इसके बाद की ग्रामर है वो है मॉडर्न ग्रामर आफ्टर 1945। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो गया था, उस समय दुनिया की हालत कुछ जीर्ण स्थिति में थी। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है, यूं तो बहुत सारे अपने साइड इफेक्ट देकर के गया था वर्ल्ड इकोनॉमी को, लेकिन एक इसका फायदा भी हुआ, और वो ये हुआ कि दुनिया में एकता और शांति बहाल करने की एक अवधारणा जागृत हुई। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लीडिंग कंट्रीज थे, उन्होंने ये मान लिया कि अब अगर दोबारा ऐसा युद्ध होता है, इफ एवर दिस टाइप ऑफ ए वॉर हैपेंस अगेन, नथिंग विल बी सेव्ड, दोबारा तो कुछ भी नहीं बचेगा अब। इसलिए लीडिंग कंट्रीज ने अपना एक संगठन बनाया और उसका नाम रखा यूएनओ। यह संगठन बनाया गया दुनिया में एकता और शांति स्थापित करने के लिए, और इस युद्ध के लीडिंग कंट्रीज ने यह संगठन बनाकर इस संगठन में शपथ ली, वी शैल नेवर फाइट अगेन। इस संगठन में एक प्रश्न ये उठा कि जब आप एक हो रहे हैं, एकता स्थापित करना चाहते हैं पूरी दुनिया में, तो फिर आपकी मीडिएटिंग लैंग्वेज भी एक होनी चाहिए। मीडिएटिंग लैंग्वेज आपकी एक होनी चाहिए, सभी की लैंग्वेज, जिसको मीडिएटिंग लैंग्वेज, जिसको पेडागॉजी में लिंग्वा फ्रैंका भी कहा गया है। लिंग्वा फ्रैंका ये कहा गया है। आज तो यूएनओ में कई भाषाएं मीडिएटिंग लैंग्वेज के रूप में दर्ज हो सकती हैं, लेकिन उस समय मीडिएटिंग लैंग्वेज के रूप में दर्ज होने वाली पहली भाषा थी वो इंग्लिश थी। इंग्लिश ये यूएनओ की पहली मीडिएटिंग लैंग्वेज के रूप में दर्ज होने वाली भाषा है। तो इंग्लिश को मीडिएटिंग लैंग्वेज के रूप में दर्ज तो कर लिया गया, लेकिन इंग्लिश में बहुत सारी वैरायटी थी। एक्चुअली इंग्लैंड में देखा जाए तो बहुत सारी वैरायटी इंग्लिश में देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर इंग्लिश का एक मानक स्तर तैयार किया गया जो पूरी दुनिया में माना जा सके, ऐसा स्तर। डिक्शनरीज को देखा गया अच्छी तरीके से, अनावश्यक वर्ड हटाए गए, वर्ड की स्पेलिंग को स्थिर किया गया, स्पेलिंग अनावश्यक थी उसको हटा दिया गया, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन स्थिर किया गया, और इस प्रकार से एक मानक रूप तैयार किया गया इंग्लिश लैंग्वेज का, और उसको कहा गया स्टैंडर्ड इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश। जो ये स्टैंडर्ड इंग्लिश या ये मॉडर्न इंग्लिश है, ये जैसे ही 1945 के बाद में अस्तित्व में आई, ये मान लिया गया कि पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन है मीडिएटिंग लैंग्वेज के रूप में इस स्टैंडर्ड इंग्लिश में होगा, इस मॉडर्न इंग्लिश में होगा। तभी से दुनिया के विद्वानों ने इंग्लिश लैंग्वेज में अपना रोल दिखाया, इंग्लिश लैंग्वेज को उन्नत बनाने के लिए तरह तरह के वर्क किए, ग्रामर में नए वर्क हुए। अर्थात मैं ये कहूँ कि मॉडर्न ग्रामर तभी से अस्तित्व में आई। मॉडर्न ग्रामर ने दो महत्वपूर्ण काम किए। एक तो इसने ट्रेडिशनल ग्रामर में रिफाइनरी दी, ट्रेडिशनल ग्रामर में रिफाइनरी का काम किया। ट्रेडिशनल ग्रामर के जो टॉपिक्स थे, ये टॉपिक्स ट्रेडिशनल ग्रामर के थे, जैसे टेंसेज है, जैसे वॉइस है, जैसे नरेशन है, नरेशन, इसी प्रकार से डिग्री चेंज, ऐसे ही मॉडल्स, ये टॉपिक्स ट्रेडिशनल ग्रामर के थे। लेकिन ये इन टॉपिक्स में खामी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मॉडर्न ग्रामर ने उस खामी को दूर किया, अर्थात इन टॉपिक्स में रिफाइनरी दी। और दूसरी बात, इन टॉपिक्स को एकम्प्लिश किया, एक सर्टेन एकम्प्लिशमेंट दिया, एकम्प्लिशमेंट। मॉडर्न ग्रामर ने ट्रेडिशनल ग्रामर के टॉपिक्स में रिफाइनरी अप्लाई की और इनमें इनको एकम्प्लिश किया, पूरा किया। इनको पूरा कैसे किया? पूरा इस प्रकार से किया, जैसे
टेंस का टॉपिक तो ट्रेडिशनल ग्रामर के पास में था, लेकिन अपूर्ण टॉपिक था। अर्थात मैं यूं कहूं कि टेंस की डेफिनेशन तक नहीं थी, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मॉडर्न ग्रामर ने टेंस की डेफिनेशन दी है। टेंस जैसे डेफिनेशन ये होगी, टेंस इज द टाइमली एक्सप्रेशन, टाइमली एक्सप्रेशन ऑफ, टेंस इज द टाइमली एक्सप्रेशन of verb, no matter what type of a tense you deal in your sentence, but it expresses a certain timely expression of the verb or the action. ऐसे वॉइस ट्रेडिशनल ग्रामर के पास में वॉइस नाम का टॉपिक है, लेकिन इस वॉइस की संपूर्णता कैसे आएगी जब तक इस वॉइस का कॉन्सेप्ट ही क्लियर कट नहीं है। आपने देखा होगा, हम टीचर्स पढ़ाते हैं क्लास में और हम सीधा ही कहते हैं वॉइस दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। किसी माइकल लाल ने आज तक वॉइस को डिफाइन नहीं किया, क्योंकि किसी बुक में लिखा हुआ ही नहीं था। और हम टीचर थोड़ी हैं, हम तो पाठक हैं, हमारा खुद का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम तो दूसरों की किताबों में क्या लिखा हुआ है वो देखकर मात्र पढ़ा सकते हैं, हम केवल इतना ही जानते हैं। मॉडर्न ग्रामर ने इस वॉइस को डिफाइन किया, वॉइस इज द कैटेगरी, वॉइस इज द कैटेगरी, वॉइस इज द कैटेगरी ऑफ transitive verb, voice is the category of transitive verb. वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी का नाम वॉइस है। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब जिसको आप बोलते हो सकर्मक क्रिया, उसकी कैटेगरी का नाम वॉइस है। ये डेफिनेशन हम नहीं जानते हैं तो हम वॉइस के कॉन्सेप्ट को जानते नहीं हैं और वॉइस चेंज करने लग जाते हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पर लिखूंगा, ही गोज टू स्कूल। देखना, ही गोज टू स्कूल, हम कैसे पागल बन जाते हैं वॉइस के मामले में। इस सेंटेंस में हम कह देते हैं एक्टिव वॉइस है, जबकि इसमें कोई वॉइस नहीं है। अगर ये डेफिनेशन हम जानते तो हम कहते हैं इसमें कोई वॉइस नहीं है, नो वॉइस है। इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल सेंटेंसेस टू हैव ए वॉइस। सभी वाक्यों के लिए जरूरी नहीं होती है कि उसमें वॉइस हुई, इसमें कोई वॉइस नहीं। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। एक बात तो इस प्रकार सभी सब्जेक्ट में इनमें रिफाइन जो सभी टॉपिक्स हैं ट्रेडिशनल ग्रामर के, उनमें मॉडर्न ग्रामर के द्वारा रिफाइनरी दी गई और उन टॉपिक्स को कंप्लीट किया गया। तो मॉडर्न ग्रामर ने एक काम तो ट्रेडिशनल ग्रामर के टॉपिक्स में रिफाइनरी और अकम्प्लिशमेंट देने का काम किया, और दूसरा नए टॉपिक भी दिए कुछ एक। दूसरा काम मॉडर्न ग्रामर का हुआ, न्यू टॉपिक्स क्रिएट किए। इसने न्यू टॉपिक्स क्रिएट किए, नए टॉपिक क्रिएट किए हैं। किसने? मॉडर्न ग्रामर ने। नए टॉपिक में देखें, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम का टॉपिक जरूर था ट्रेडिशनल ग्रामर के पास में, लेकिन डिटरमिनर नाम का शब्द ही नहीं था ट्रेडिशनल ग्रामर के पास में। डिटरमिनर ये मॉडर्न ग्रामर का पॉइंट है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल किया मॉडर्न ग्रामर ने। इसी प्रकार से इसके अलावा और बहुत से छोटे छोटे टॉपिक अर्थात या यूं कहें आधारभूत टॉपिक्स की रचना मॉडर्न ग्रामर ने की है। और वो कौन कौन से? जैसे उनमें एक तो जैसे फ्रेज नाम ही नहीं था ट्रेडिशनल ग्रामर के पास में। फ्रेज एनालिसिस जो अपने सिलेबस में है वो मॉडर्न ग्रामर का टॉपिक है। इसी प्रकार से क्लोज, ट्रेडिशनल ग्रामर नहीं जानती थी क्लोज क्या होता है। ट्रेडिशनल ग्रामर सीधे सेंटेंस पर आती थी। सेंटेंस तो हाईएस्ट यूनिट है ग्रामर की, क्लोज के बाद में आती है सेंटेंस यूनिट। क्लोज उससे पहले है, पता भी नहीं था क्या है क्लोज, क्लोज किस प्रकार से प्रभावित करता है अपने शुरुआती नॉलेज को, इन बातों पर विचार नहीं किया गया था ट्रेडिशनल ग्रामर के द्वारा। तो फ्रेज, क्लोज, ऐसे ही बेसिक सेंटेंस पैटर्न, बेसिक सेंटेंसेस मैं ये लिख दूं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसी प्रकार से सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अवधारणा, सिंपल, कंपाउंड और एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अवधारणा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अवधारणा, ये इस प्रकार के टॉपिक देखिए। फ्रेज है, ये क्लोज है, ये बेसिक सेंटेंस पैटर्न है, और ये सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये अवधारणा है। ये मॉडर्न ग्रामर के ही विशिष्ट टॉपिक्स हैं। तो ये अंतर है ट्रेडिशनल ग्रामर और मॉडर्न ग्रामर में। जिन्होंने मॉडर्न ग्रामर नहीं पढ़ी, मॉडर्न ग्रामर से परिचित नहीं है, वो ट्रेडिशनल ग्रामर के अंदाज में मॉडर्न ग्रामर के टॉपिक को ट्रीट करते हैं। वो देख लेते हैं कि वास्तव में
ये सामान्य टॉपिक हैं और उनको डील करने की कोशिश करते हैं, और मॉडर्न ग्रामर के जो विशिष्ट सिद्धांत हैं, एप्लीकेबल सिद्धांत उन टॉपिक्स के लिए, वो पढ़े बगैर उन टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करते हैं और अंत में फेल हो जाते हैं और ग्रामेटिकल ये ब्लंडर्स उत्पन्न होते हैं, कंट्रोवर्सीज उत्पन्न होती हैं उससे। कैसे, किस प्रकार से फेल होते हैं देखिए। उदाहरण के तौर पर मैं एक छोटे से पॉइंट को लेता हूं। देखो, एक बुक में मैंने पढ़ा, एक मेरे स्टूडेंट ने लाकर मेरे को दिखाया कि सर आप तो फ्रेज दूसरी बताते हो और यहाँ पर देखो फ्रेज दूसरी लिखी हुई है, तो ये क्या कारण है? ऐसा फ्रेज की परिभाषा दूसरी लिखी हुई है, जैसे उसमें किस प्रकार से लिखी हुई थी मैं आपको बताता हूँ। अभी फ्रेज के बारे में लिखा हुआ था कि जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ था, सबसे पहले सी इज ए वाइज लेडी, सी इज ए वाइज लेडी, ये एक सेंटेंस है। और दूसरा है सी इज ए लेडी ऑफ विजडम, ये देखिए वाइज कहा कि ये एडजेक्टिव है, तो ये ऑफ विजडम एडजेक्टिव फ्रेज है। ये बकवास है, कोई एडजेक्टिव फ्रेज नहीं, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ऐसे एडजेक्टिव फ्रेज नहीं बनती है। जैसे कहा ही वॉक्स क्विकली, ये एडवर्ब है और बाद में नीचे बता रहे हैं ही वॉक्स विद ए क्विक स्पीड, ये लो, ये एडवर्ब फ्रेज हो गई, ये बकवास है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, दोनों ही एक ही फ्रेज हैं, दोनों फ्रेज तो हैं लेकिन ये जिस प्रकार से बताई जा रही है उस तरीके से, उस अंदाज में फ्रेज नहीं है। फ्रेज का टॉपिक हम क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे। पहला टॉपिक ही अपना आएगा, जैसे ही शुरुआत करेंगे तो उसमें फ्रेज, वर्ड, क्लोज, इनकी अवधारणा अपनी पहले टॉपिक में अपनी क्लियर हो जाएंगी। ऐसे ही देखिए, एक क्लोज के बारे में एक डेफिनेशन चल रही है आपकी, ऐसे कई किताबों में मैंने भी देखा कि एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस, क्लोज के बारे में है, एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस that has a subject and a finite verb is called a clause, ऐसा कहा गया है, is called a clause। प्रिय साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये क्लोज की परिभाषा पूर्णतया अपने आप में एक ब्लंडर है। क्लोज ऐसा नहीं होता है। कोई मतलब नहीं है कि क्लोज में एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए, बिना सब्जेक्ट का भी क्लोज हो सकता है। कोई मतलब नहीं है किसी क्लोज में फाइनाइट वर्ब भी होनी चाहिए, नॉन फाइनाइट वर्ब का भी क्लोज बनता है। वर्ब होनी चाहिए क्लोज में, फाइनाइट हो या नॉन फाइनाइट। क्या नॉन फाइनाइट क्लोज नहीं होता? क्या फाइनाइट वर्ब से फाइनाइट क्लोज बन सकता है? तो नॉन फाइनाइट वर्ब से नॉन फाइनाइट क्लोज बन सकता है। मैं ये लिखूंगा, अगर फाइनाइट वर्ब भी होनी चाहिए तो क्या इसमें क्लोज नहीं है? ओपन द विंडो, किसी सेंटेंस में एक या एक से अधिक क्लोज हो सकते हैं। कोई भी सेंटेंस हो अनिवार्य रूप से तो उसमें एक क्लोज तो होगा ही, इसमें एक क्लोज है। क्लोज का मतलब है, मॉडर्न ग्रामर ने इसकी डेफिनेशन दिया क्लोज की, क्लोज इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो कि कनेक्टेड, जो जुड़ा हुआ है टू ए सिंगल वर्ब फ्रेज, जो एक ही वर्ब फ्रेज से जुड़ा हुआ है, टू ए सिंगल वर्ब फ्रेज। यहां इस पूरे सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस है ओपन एक वर्ब फ्रेज से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें एक क्लोज है। अगर क्लोज नॉन फाइनाइट वर्ब से नहीं बनता तो ये क्लोज कैसे बन गया? यहां पर हमारे इस परिभाषा में बिलीव करने वाले बंधुओं को पूछा जाएगा, भाई ये वर्ब कौन सी है? तो वो कहेंगे फाइनाइट वर्ब है। ये फाइनाइट वर्ब नहीं, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। हमेशा ध्यान में रखो, बिना सब्जेक्ट की वर्ब है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये वर्ब फ्रेज नॉन फाइनाइट है। यहां पर हम देखते हैं हमारे भाई लोग कुछ कहते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, छुपा हुआ है, यू छुपा, भाई छुपा करके क्या इसका आचार डालोगे? लिख दो यहाँ पर,
यहां लिखोगे तो अभी इसका सेंस ही बदल जाएगा, यू ओपन द विंडो, सेंस बदल गया इसका, पहले वाला सेंस नहीं रहा। अरे ये सब्जेक्ट नहीं, इसका छुपा हुआ है ये पार्ट, ये डूअर है यू, जरूरी नहीं सब्जेक्ट हमेशा डूअर हो ही। यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं से, इट रेन्स, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है लेकिन ये डूअर नहीं है। सब्जेक्ट और डूअर दोनों अलग अलग होते हैं, किसी वाक्य में एक ही हो सकते हैं लेकिन दोनों की अवधारणा अलग अलग होती है। इन सारी बातों के ऊपर हम आगे विचार करेंगे। तो ये जो मैं बता रहा हूं ये मॉडर्न ग्रामर है, मॉडर्न ग्रामर के टॉपिक हैं। इनको अगर मॉडर्न ग्रामर के जो एक्सेप्टेड जो अच्छी तरीके दिए गए कॉन्सेप्ट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके आधार पर तय किया जाएगा तो ये क्लियर होंगे। मॉडर्न ग्रामर की जो अप्लाइड बुक्स हैं उनसे पढ़ा जाएगा तो ये क्लियर होंगे, ट्रेडिशनल ग्रामर की बुक से इनको क्लियर नहीं कर सकती। तो आइए दोस्तों अब हम विचार करते हैं हमारे सिलेबस के मुख्य बिंदुओं पर, की पॉइंट्स के ऊपर। देखिए सिलेबस अपना है, हमारा पेपर है ये 2.5 आवर का होगा और 300 मार्क्स का पूरा पेपर है। 150 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स, ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग अपनी है 1/3। अब देखते हैं हमारे नॉलेज के कौन कौन से एरियाज को परखा जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो अपनी जानकारी है, इस लेवल का जो अपना नॉलेज है, उसमें से टोटल क्वेश्चंस 90 होंगे 180 मार्क्स के। यूजी लेवल के अपने नॉलेज के ऊपर क्वेश्चंस हैं वो टोटल 40 होंगे अर्थात 80 मार्क्स के। और साथ में ही हम देखते हैं हमारे बीएड लेवल का जो नॉलेज है उसके ऊपर टोटल क्वेश्चन 20 होंगे और 40 मार्क्स के। इस प्रकार से 150 टोटल क्वेश्चन अपनी परीक्षा में होंगे। और ये टोटल क्वेश्चंस कौन कौन से सर्टेन टॉपिक्स में से होंगे उन पर हम विचार करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल में से जो टॉपिक्स आएंगे अपने वो ये सारे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच है पहला टॉपिक, यहां पर नहीं था, पहले शुरुआत में सिलेबस बनाया गया था। तब शुरुआत में पहली बार अपने एग्जाम 2010 में लगी थी, उस समय यह सिलेबस बनाया गया था, वही सिलेबस चल रहा है। हाँ, कुछ एक सिलेबस के पॉइंट में हेरा फेरी कर देगी, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है यूजी ग्रामर के तहत लिखा हुआ था, अब इसको यहां पर रख दिया, कोई बात नहीं, हम अपने तरीके से विधिवत तरीके से तैयार करेंगे। डिटरमिनर्स मॉडर्न ग्रामर का टॉपिक है। टेंसेज ट्रेडिशनल ग्रामर का टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ट्रेडिशनल ग्रामर का टॉपिक है, प्रीपोजिशन ट्रेडिशनल ग्रामर का टॉपिक है और ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इन सेंटेंस का आपस में ट्रांसफॉर्मेशन करना। अफर्मेटिव में दे दिया हमें, नेगेटिव में करना, नेगेटिव में दे दिया, इंटरोगेटिव में करना। इसको हम सार्थक शब्द में एक टर्म में बोलें तो ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इसको कहते हैं। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मॉडर्न ग्रामर ने टर्म दी है इसको, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू अप्लाई सच ए चेंज टू ए सेंटेंस दैट इट्स स्ट्रक्चर may be applied but to apply such a change to a sentence that changes the structure of the sentence but not its sense, वो ट्रांसफॉर्म है। तो हम देखेंगे, देखिए इस प्रकार से पैसिव वॉइस है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन ही है, ये भी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ही है। इनको अलग से नाम दे दिया, पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, स्पीच है और ऑक्सिलरीज, ये मॉडल ऑक्सिलरीज का टॉपिक अपना मॉडल का, इसको ऐसे लिखना चाहिए मॉडल ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज मॉडल ऑक्सिलरीज का टॉपिक है। ऑक्सिलरी वर्ड जो है ये मॉडर्न ग्रामर का है, ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी वर्ड है ये मॉडर्न ग्रामर का है। ट्रेडिशनल ग्रामर के पास में ये वर्ड नहीं था। ट्रेडिशनल ग्रामर में ऑक्सिलरी को हेल्पिंग वर्ब कहा गया। हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब भी हैं। हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में 2 प्रकार की हैं, एक प्राइमरी वर्ब्स हैं, प्राइमरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, ऑक्सिलरी का काम करती हैं प्राइमरी वर्ब्स, और दूसरी मॉडल्स हैं, मॉडल्स। प्राइमरी वर्ब्स में बी, हैव और डू, ये 3 वर्ब आती हैं। 3 वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, मैन वर्ब का भी कर सकती है। हेल्पिंग वर्ब का काम 3 ये प्राइमरी वर्ब्स करते हैं, बाकी मॉडल्स करते हैं। आगे देते हैं हम कंडीशनल सेंटेंसेस। ये भी ट्रेडिशनल ग्रामर का टॉपिक है। मॉडर्न ग्रामर ने इसको
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा, और इस तरह के और सेंटेंस ढूंढे हैं मॉडर्न ग्रामर ने खूब सारे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा। मॉडर्न ग्रामर ने कहा कि इस प्रकार से ये सबऑर्डिनेशन के एप्लीकेशन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की उत्पत्ति हो सकती है, होती है, और तरह तरह के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अवधारणा मॉडर्न ग्रामर ने हमें दी है, उसको हम मॉडर्न ग्रामर में पढ़ेंगे आगे। फ्रेजल वर्ब, एक ये टॉपिक ही, और दूसरा कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेज। ये दो टॉपिक हैं अपने, ये लिंग्विस्टिक कॉम्प्रिहेंशन के हैं, लैंग्वेज की समझ शक्ति पूछ जाती है इनमें। आगे जॉइनिंग सेंटेंसेज, ये भी ट्रेडिशनल ग्रामर का टॉपिक है। ये 13th के पॉइंट पर ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल सेंटेंसेज इनटू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, अदर वेरी ट्रांसफॉर्मेशंस, ये टर्म तो अब जोड़ दी गई। और पहले बाकी का इतना ही अपने आगे वाले पार्ट में था यूजी लेवल के सिलेबस के नीचे, बाद में इसको इधर कर दिया, हेरा फेरी कर दी कुछ एक सिलेबस के पॉइंट्स में। ये ट्रांसफॉर्मेशन अपना सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड में बदलना, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में, या कॉम्प्लेक्स से सिंपल में या कंपाउंड में बदलना, ये मॉडर्न ग्रामर का टॉपिक है। आगे देखते हैं डिग्री चेंज का टॉपिक है, ये ट्रेडिशनल ग्रामर का टॉपिक है। इसके अलावा फोनेटिक्स का मैटर देखते हैं, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ये फोनेटिक्स का है। फोनेटिक्स का टॉपिक यहाँ भी है और अपने यूजी लेवल के सिलेबस में भी है, आगे सेकंड पार्ट में भी हमें मिलेगा। दोनों जगह से मिलकर के टोटल इसमें 20 क्वेश्चंस अपनी परीक्षा में आएंगे, जो कि 10 क्वेश्चंस आएंगे, सॉरी 20 क्वेश्चंस नहीं 10 क्वेश्चंस आएंगे और 20 मार्क्स के होंगे। इसका मतलब है कि फोनेटिक्स अपने पेपर में अच्छा खासा स्कोर रखती है। आगे देखते हैं हम अगले पार्ट में चलते हैं। अगला पार्ट अपना ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का। ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है इसमें देखिए बेसिक सेंटेंस पैटर्न दिया है। सबसे पहले बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स हैं, फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ एमएचएम, क्लोज एनालिसिस है, स्पोका वाला, ये 3 टॉपिक दिए हैं। ये इस प्रकार से नहीं थे सिलेबस में, शुरुआत में सिलेबस जब तैयार किया गया था सबसे पहले ये ऐसे थे। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक यहाँ पर था, क्योंकि ग्रामर चालू ही यहाँ से ही होती है। वर्ड की स्टडी ग्रामर में सबसे पहले होती है। वर्ड ग्रामर की छोटी से छोटी यूनिट का नाम है द लोएस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर इज द वर्ड, और उसके बाद में फ्रेज है। फ्रेज का टॉपिक बाद में होता है, ये एमएचएम फ्रेज वाला वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद में, और उसके बाद में है वो है क्लोज। क्लोज का टॉपिक उसके बाद में होता है। स्पोका वाला SPOCA स्पोका वाला टॉपिक ये बाद में है, और उसके बाद में बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स का टॉपिक है। बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स ये बाद में आएगा, इनके पैटर्न्स। और इसके बाद में अगला टॉपिक है जो अपना वो है ये वो जो पीछे दे दिया यहाँ, इसके बाद में यहाँ पर आना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन वाला, सिंपल टू कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन, टू कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये टॉपिक जो सेंटेंस का है, ये वर्ड टू सेंटेंस की ग्रामर है, ये अपने यूजी लेवल में आ रही है, यूजी लेवल के सिलेबस के तहत है। वास्तव में यूजी में तो कोई किसी प्रकार की ग्रामर अपने प्रदेश में तो किसी यूनिवर्सिटी के तहत नहीं चलती है। हाँ, पीजी लेवल में अपने ग्रामर चलती है। पीजी एमए प्रवेश में देखते हैं तो पहला पेपर है उसमें ग्रामर है, और एमए फाइनल में भी ग्रामर है। एमए फाइनल में भी ग्रामर है। एमए फाइनल का जो 5वां पेपर जो है उसके एक ऑप्शन में है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स एंड कंटेम्प्रेरी इंग्लिश ग्रामर। ये ग्रामर एमए फाइनल में भी में, तो ये एमए फाइनल वाली ग्रामर के टॉपिक हैं फ्रेज, क्लोज, बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब देखते हैं हम, देखो इसके अलावा हम देखते हैं, देखो इनमें इन बिंदुओं में थोड़ी छेड़छाड़ कर दी गई, आगे पीछे रख दिया गया। जो बेसिक सेंटेंस पैटर्न ये शुरुआत में रख दिया, यहाँ पर नहीं रखना चाहिए था। मैं तो ये भी कहता हूँ जिस महाशय ने ये काम किया उनको पता भी नहीं है बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स होते क्या हैं। जब तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक फ्रेज नहीं क्लियर नहीं होंगी, फ्रेज नहीं आएंगी। ये फ्रेज का टॉपिक टोटली डिपेंड्स ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड द क्लोज, दिस टॉपिक ऑफ क्लॉज टोटली डिपेंड्स ऑन फ्रेज, फ्रेज पर डिपेंड करता है। बेसिक सेंटेंस पैटर्न क्लोज वाला टॉपिक क्लियर होने के बाद में, स्पोका क्लियर होने के बाद में बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स निकलते हैं उससे, और ये क्लियर होने के बाद में सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस
क्लियर हो पाता है। तो ये इस प्रकार से चलने से ऐसे लिखे हुए थे, लेकिन छेड़छाड़ कर दी गई इनके साथ में, आगे पीछे कर दिया। क्या पता क्या स्वाद आता है इनको इधर से उठाकर इधर लिखने में भी क्या स्वाद आता है पता नहीं चलता है। अपने देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आगे देखते हैं, देखिए हम फोनेटिक्स वाला है जो टॉपिक पहले भी आया था, उधर भी है। एक जगह पर लिख देते हैं, इसको दो जगह लिखने से क्या उचित है ये पता नहीं चलता है। फोनेटिक्स टोटल हमारे 10 क्वेश्चंस पहले हमने चर्चा किए, आएंगे फॉर 20 मार्क्स। और उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबलरी है, तो यूं जोड़ दिया आगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये अनसीन पैसेज है अपना। और सिनोनिम एंटोनिम्स, ये भी लिंग्विस्टिक कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित है। वोकेब पावर का क्वेश्चन होगा इसके ऊपर, 2 या 3 क्वेश्चन में सिनोनिम एंटोनिम के पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं 7th, 8th और 9th, ये 3 पॉइंट है, ये अपने लिटरेचर से संबंधित है। यहाँ पर पहला पॉइंट है, ये है इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री से संबंधित। ये इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री से संबंधित है। यहाँ पर ये 8th का पॉइंट है, ये इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री से संबंधित, और ये एक तौर से हिस्ट्री का से संबंधित है, लेकिन संपूर्ण रूप से हम देखें तो ये हिस्ट्री से बिलोंग नहीं करता। ये फिगर्स ऑफ स्पीच और अदर रिलेटेड टर्म्स वो पूछे जाएंगे हमें अपने परीक्षा में। हम हिस्ट्री पढ़ते समय भी इनको क्लियर कर लेते हैं। हिस्ट्री पढ़ते समय ये पता चल जाता है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कब आया, कौन सी रिलेटेड टर्म कब आई। इससे संबंधित हमारी परीक्षा में 2 या 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन इस हिस्ट्री से संबंधित हैं ये 4 क्वेश्चन डेफिनेट आएंगे अपनी परीक्षा में। संपूर्ण हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री के जो डेफिनेट पॉइंट्स हैं, मूवमेंट्स हैं, कब लिटरेचर में कौन सा बदलाव आया, लिटरेचर की शैली में, लिटरेचर के वोकेब में, लिटरेचर के उद्देश्य में कब का बदलाव आया, वो बदलाव वाला जो पॉइंट है समय का, वो एक मूवमेंट कहलाता है। और उस मूवमेंट से उस मूवमेंट से संबंधित किसी डेफिनेट पॉइंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी पॉइंट के वर्क के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन ये पहले से डिस्क्राइब नहीं है, पहले से डेफिनेट नहीं किए गए हैं कि कौन से के बारे में पूछा जाएगा। और ये है इंडियन लिटरेचर के बारे में, इंडियन लिटरेचर का परिचय होगा। तो ये टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे इसके ऊपर। इस प्रकार से या तो हमारे 10 क्वेश्चन होंगे टोटल लिटरेचर से संबंधित, या 12 क्वेश्चंस होंगे। इनके अलावा बाद में पार्ट 3 में हम देखते हैं तो ये अपने मेथड का मैटर है। यहाँ पर ये मेथड हमने पढ़ी थी रीट में भी। यहाँ देखते हैं तो ये पहली मेथड हमारी, ये पहला मेथड में पहला जो टॉपिक है वो ये है हमारा पहला टॉपिक, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग। रीट में हमने पढ़े लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, दोनों लैंग्वेज में हमने इनको इस टॉपिक को क्लियर किया है। यूँ तो माना कि ये अंत में दिया हुआ पॉइंट है, लेकिन अपने तैयारी में ये सबसे पहले आएगा। यहाँ पर पूरी आगे की मेथड इस पॉइंट के ऊपर आधारित रहती है। इसके बाद में हम देखते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये हमने रीट में पढ़ी है। लैंग्वेज फर्स्ट में थी अपने डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, और ये CLT कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग CLT। लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड में देखते हैं तो ये CLT अकेली थी अपने, लेकिन लैंग्वेज फर्स्ट में ये सारी मेथड थी अपने पास में। इसके बाद में इसके अलावा जो देखते हैं टीचिंग ऑफ प्रोज, टीचिंग ऑफ पोइट्री, टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड टीचिंग ऑफ कंपोजिशन, ये अपने रीट में नहीं थी, ये नए टॉपिक की अब की बार अपने हमें सेकंड ग्रेड में पढ़ने के लिए ही मिलेंगे। इनकी तैयारी हम विधिवत तरीके से करेंगे। और अब आगे चलते हैं, कुछ एक की किताबों के नाम हैं, बीच में ऐसा संशय अपने दिमाग में न रहे सर कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं, हमें कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन बुक्स के आधार पर चलेगी। इन बुक्स में हम देखेंगे, देखिए सबसे पहले देखते हैं कैम्ब्रिज ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, एक ये बुक, और ये ए कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर ऑफ इंग्लिश। ये 2 बुक्स हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं अपने, टेंस, वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल्स, डिग्री चेंज, इन सब टॉपिक्स को ये 2 बुक अपनी अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल ग्रामर के टॉपिक भी हम मॉडर्न ग्रामर के कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, जिससे कि उनमें रिफाइनरी हमें मिलेगी और एक सर्टेन अकम्प्लिशमेंट मिलेगी हमें। अब हम आगे देखें, देखिए अगली एक बुक है द वर्ड सिस्टम ऑफ प्रेजेंट डे अमेरिकन इंग्लिश, ये बुक, और एक बुक और मैंने लिखी नहीं, A.S. हॉर्नबी की बुक है, A.S. हॉर्नबी की बुक है, A.S. हॉर्नबी इसकी बुक है।
और बुक का नाम है अपना इंग्लिश वर्ब पैटर्न्स, इंग्लिश वर्ब पैटर्न्स एंड यूसेज। ये बुक यहां पर आप देखेंगे, आप ये बुक है और एक ये द वर्ब सिस्टम ऑफ प्रेजेंट है। इन दो बुक्स के माध्यम से वर्बल पैटर्न जितना भी है अपने सिलेबस में, अपने ग्रामेटिकल सिलेबस में अपने, वो पूरा क्लियर होगा। कुछ एक क्वेश्चन सेंटेंस स्ट्रक्चर से संबंधित ही होते हैं, वर्ब स्ट्रक्चर से संबंधित होते हैं, ऐसे कम से कम 10-12 क्वेश्चन अपने परीक्षा में आएंगे, वो इनसे क्लियर हो जाएंगे दोनों बुक्स से। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए अगली बुक अपनी इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे, जेफरी लीच की लिखी हुई है। लीच ने फ्रेज को जितने अच्छे तरीके से क्लैरिफाई किया है, उतने अच्छे तरीके से क्लैरिफाई फ्रेज को आज तक किसी भी राइटर ने नहीं किया, किसी भी विद्वान ने क्लियर नहीं किया। फ्रेज लीच है तो फ्रेज है, ये मानो लीच नहीं है तो फ्रेज नहीं है। जिसने ये बुक नहीं पढ़ी वो फ्रेज के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी नहीं जान सकता। इसलिए हमें फ्रेज के टॉपिक को ये बुक पढ़नी जरूरी है, अर्थात अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो पूरी की पूरी इन किताबों के आधार पर चलेगी। आगे मैं देखता हूं, देखिए ये 4 बुक हैं अपनी ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए पर्याप्त हैं। टोटल क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, कल पेपर हो जाएगा अपना। उसके बाद में भी कई क्वेश्चन गलत आ जाते हैं पेपर में, हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में आती है कि हम रिट लगाते हैं, हमें रेफरेंस बुक चाहिए। ये रेफरेंस बुक है सारी, अपने टोटल 150 क्वेश्चन से पूरे के पूरे इन बुक्स के आधार पर होंगे। ये बुक्स पूरे क्वेश्चंस की पुष्टि करेंगी, अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उस गलत को भी एक बुक से सिद्ध करेंगी। आगे चलते हैं, हम देखिए फोनेटिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स एंड ए कोर्स इन फोनेटिक्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये 2 बुक हैं अपने पास में फोनेटिक्स के लिए। फोनेटिक्स का जो सिलेबस अपने टॉपिक में दिया है, हमने अभी भी चर्चा की थी। फोनेटिक्स अच्छा खासा स्कोर करती है अपने सिलेबस में। 10 क्वेश्चंस होंगे फोनेटिक्स के, जो कि 20 मार्क्स के होंगे। बहुत अच्छा स्कोर है फोनेटिक्स का, और इन दोनों बुक से ये स्कोर क्लियर होगा अपना। ये जो आगे वाली बुक है, एक कोर्स इन फोनेटिक्स एंड स्पोकन इंग्लिश, एक इंडियन राइटर की सेठी और धमीजा, 2 इंडियन राइटर्स की लिखी हुई हैं, प्रोफेसर सेठी, प्रोफेसर धमीजा। बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी हुई है, बहुत अच्छी तरीके से। अब तक आपको फोनेटिक्स में अगर कमजोरी फील हो रही है तो उसका कारण यह है कि आपने ये बुक नहीं पढ़ी। और उसके बाद में हम देखते हैं आगे ए हैंडबुक ऑफ लिटरेचर टर्म्स, जो फिगर्स ऑफ स्पीच और लिटरेचर टर्म्स हैं, वो सारी अपनी M.H. अब्राहम की इस बुक के माध्यम से क्लियर होंगी। मोस्ट अवेलेबल बुक है, सब जगह पर मिलती है। सारी किताबें आपको चौड़ा रास्ता जयपुर में मिल सकती हैं, अगर आप कलेक्शन करना चाहो, अगर आप इन बुक से स्टडी करना चाहो तो। आगे देखिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इस बुक के माध्यम से हम इंग्लिश लिटरेचर जो मूवमेंट्स वाला टॉपिक है, जिसमें से 4 क्वेश्चंस अपनी परीक्षा में आएंगे, वो हम क्लियर करेंगे। और इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, जो इंडियन लिटरेचर का इंट्रोडक्शन अपने सिलेबस में है, वो हम इस बुक से क्लियर करेंगे। इसके भी 4 क्वेश्चंस आएंगे अपनी परीक्षा में। इधर ये ए हैंडबुक ऑफ लिटरेचर टर्म्स, इसमें 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। हमने पहले चर्चा कर ली है कि लिटरेचर के टोटल 12 क्वेश्चन भी हो सकते हैं या 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं, ये आगे यहाँ पर देखते हैं, ये टीचिंग की बुक्स में अपने पास में टीचिंग के अपने 20 क्वेश्चंस होंगे, जो इन बुक्स के ऊपर आधारित होंगे। ये 4 बुक में सजेस्ट कर रहा हूं। पूरे जो टीचिंग के क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स इन बुक्स से संबंधित होंगे। ये बुक कवर करेंगे पूरे मैटर को। टीचिंग ऑफ इंग्लिश है, टीचिंग इंग्लिश एज एन एडिशनल लैंग्वेज है, अप्रोचेज एंड मेथड्स इन लैंग्वेज टीचिंग है, और टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया टुडे। ये 4 बुक्स हैं, पर्याप्त हैं अपने मैथडोलॉजी के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अपनी इस संपूर्ण यात्रा में साथ रहेंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। कल से अपने ग्रामेटिकल टॉपिक्स पहले चालू होंगे, ग्रामर चालू हो जाएगी। तो पहले टॉपिक में कल जो ग्रामर का पहला टॉपिक चालू होने वाला है, उसमें मैं आपका सम्मान करूंगा। आप सभी उसमें उपस्थित रहेंगे। आपको चयन की अग्रिम शुभकामनाएं देता हुआ मैं इस लेक्चर को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।